तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अब इसमें देखो, हम इतने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये कुल 10 टॉपिक्स है और इनमें से ये जो 3 टॉपिक दिख रहे हैं ना आपको, ये बेसिक्स है इस चैप्टर के। ये सबसे बेसिक्स है, मतलब कि अगर आपको ये चैप्टर सीखना है तो ये तीनों जो है ना, ये आपको आने ही चाहिए। तो चलिए पहले इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, वेरी प्लस एबल्स, यानी कि वेरी करता है जो, यानी कि जो चेंज होता रहता है। वेरिएबल्स वेरी होते हैं, जो कि वेरी होते रहते हैं। एबल्स वेरी होने के काबिल होते हैं, जो वेरी होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे कि इनके एग्जांपल्स देखो, एक्स, वाई, जेड, आगे एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, और जो भी है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सारे अल्फाबेट्स है ना, उनको हम ये बोल सकते हैं, वेरिएबल्स बोल सकते हैं, जिनकी अननोन वैल्यू है। मतलब कि हमें पता नहीं है कि वो क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, अननोन वैल्यू। जैसे अगर हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए कि 7x + 14 = 0, और दे दिया है 6x + 12 = 0। अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? x = -14/7 - 2, और यहां से क्या आएगी? यहां से क्या आएगी? x = -12/6 - 2। इन दोनों में सेम आ गई है। और देखते हैं, और अगर हमने मान लिया 5x प्लस में 15 = 0, तो यहां से जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -15/5, और यहां से आ गई -3। तो देखो, चेंज हो रही है वैल्यू, मतलब इन दोनों में सेम आ गई, इधर चेंज हो गई। और भी बहुत सारे लाखों एग्जांपल्स हैं इसके। वो और क्या एक्सप्रेशंस दूं मैं आपको? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनसे पता लगता है कि हाँ, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि वेरी हो रही है, यानी कि चेंज हो रही है। हमें अननोन वैल्यू है, वैल्यू ही नहीं पता हमें, तो ये हो गए वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। कॉन्स्टेंट्स होते हैं जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और आगे 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 जाकर इनफाइनाइट, ये होता है साइन इनफाइनाइट का। और अगर पीछे से ले जाए तो फिर 0, माइनस, जो भी है। अब देखो, ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इन तीनों को यूएस में भी इतना यही बोलेंगे, जापान में भी यही बोलेंगे, 1 2 3 0 -1 -2, जो भी है। आगे इधर से भी चलता रहेगा, मतलब कि जिस भी कंट्री में देखोगे, इनको यही नाम से पुकारा जाएगा। ये साफ साफ प्रूव करता है कि कांस्टेंट्स जो है, उनकी एक क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो वेरिएबल्स नाम से पता लग रहा है, कांस्टेंट्स फिक्स्ड वैल्यू, ये अननोन वैल्यू, वेरी होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स ये एक्स, वाई। और अब आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जैसे कि मान लो यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद प्लस या माइनस, विद में चलो बाय लगा लो, टर्म्स बाय प्लस या माइनस के साइन से। जैसे कि ये हो गया, अगर हमें x² दे दिया, ये भी तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो कैसे? अगर हम +0 कर दें, कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना। लेकिन टर्म्स का कॉम्बिनेशन हो गया ना। टर्म्स क्या हो सकती है? जैसे कि वेरिएबल हो गई और कांस्टेंट हो गई।
वेरिएबल और कांस्टेंट से जो मिलाकर जो बनती है वो होती है टर्म। ठीक है, तो ये हो गई टर्म और ये हो गई एक टर्म। इसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल है, कैसे? एक्स मल्टीप्लाई एक्स ही तो होगा, एक्स स्क्वायर, है ना? तो ये एक्स स्क्वायर और ये जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो यानी कि ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये y की y का अंडर रूट मान लो, ये क्या है? ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। +1 कर दो, -1 कर दो, ये दोनों कट पीट के और रूट y बन जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म तो है, इसलिए ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आते हैं कॉफिशिएंट्स और डिग्री। कॉफिशिएंट्स यानी कि जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल 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 के जो साथ चिपका हुआ होता है ना उसके, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट। अब जैसे हो गया ये जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये और ये और ये, ठीक है। इधर वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स के साथ चिपका हुआ क्या है इधर बताओ, इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बताओ। 5। तो 5 एक्स का कोफिशिएंट हो गया, है ना? कोफिशिएंट हो गया। इधर 6 हो गया, इधर 7 हो गया, और इधर जब इसके साथ कुछ भी चिपका नहीं होता तो 1 लेट कर लो, 1 हो गया। और इधर भी 1 लेट कर लो, हो गया। तो बस ऐसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं। और अगर मान लो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए 1 + 2, इसमें आपको x का कोफिशिएंट बताना है। अब बताओ कैसे बताओगे? ये तो हो गया 3, है ना? प्लस में क्या हम 0x लिख सकते हैं? 0x लिख सकते हैं, 0 × x, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो हमेशा 0 ही आएगा और इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x का कोफिशिएंट क्या है फिर? यहाँ इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 0, 0 ही हो गया, क्योंकि x इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो 0 ही हुआ। और अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री मान लो इधर मैंने प्लस कर दिया है 8x³, इधर मैंने माइनस कर दिया है 11x² और इधर प्लस कर दिया है 50x⁵। डिग्री होती है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, कहां गया है ये रहा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। मतलब कि जो भी वेरिएबल्स उसमें हैं उन सभी वेरिएबल्स में से सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? चलो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है दिख रही है? क्यों? तो हो गई डिग्री 3 इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब अगर इधर बात करें तो फिर इधर क्या हो गई हाईएस्ट? डिग्री 2। फिर इधर क्या हो गई हाईएस्ट पावर? ये 5, यानी कि इधर भी हो गई 5, इधर हो गई थी 2। तो ऐसे है, डिग्री भी आसान है। तो अब आपके बेसिक्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स। अब आता है मेन। अब ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं एक टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि अपने साथ जो उनकी पावर होती है ना वेरिएबल्स की, वो जो वेरिएबल कंसिस्ट करते हैं अपने में पॉलिनोमियल्स, उनकी जो पावर है वो होल नंबर में होती है। वो कैसे? जैसे कि मान लो x+1, ये हो गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? होल नंबर के क्या क्या होते हैं? 0 से लेकर 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर आगे आगे इनफाइनाइट तक चलने वाले होते हैं होल नंबर। क्या इधर होल नंबर दिख रही है पावर में? हाँ जरूर, 1 हो गया, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल भी है। अब अगर मान लो इधर y का रूट है, क्या ये पॉलिनोमियल है? y का रूट ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, इतना तो हमें पता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद प्लस और माइनस, प्लस दिख रहा है
वेरिएबल्स मतलब टर्म्स है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। ये क्या पॉलिनोमियल है क्या? एक्स का तो पता है इसके पास पावर है होल नंबर में, ठीक है, इतना तो हो सकता है पॉलिनोमियल। हमें सारी टर्म्स पे फोकस करना है। देखते हैं, ये जो y का रूट है इसको क्या लिख सकते हैं? y की पावर में हाफ, ऐसा ही होता है। जैसे कि मान लो √4 है, इसको हम इसकी पावर ये भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 होता है, और ये हो गया 2 का स्क्वायर होता है, ये दोनों कट गया, 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया। तो ऐसा ही होता है, हाफ होती है ये पावर। और ये क्या हाफ होल नंबर में आता है क्या? होल नंबर में आता है? नहीं, यानी कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल एक टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि पावर जिनकी होती है होल नंबर्स में, होल नंबर्स में, जिनकी पावर होती है होल नंबर्स में, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर होल नंबर में होती है वो पॉलिनोमियल होते हैं। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हमारा एक नया टॉपिक है। देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ तो पता लग रहा होगा इससे, क्या है ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? जैसे कि मान लो आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो है 5x² - 3x + 7, ठीक है, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले तो ये बताओ ये पॉलिनोमियल है? पावर होल नंबर, हाँ है, पॉलिनोमियल है। अब आपको इधर दे रखा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px = ये। अब देखो जो ये है ना px, इधर p की तो फुल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। इधर वेरिएबल कौन सा दिख रहा है? x, यानी कि इधर ब्रैकेट में x लगा देंगे। अगर इधर मान लो y दिख जाए, ठीक है, ये y और ये भी y, तो फिर इधर ब्रैकेट में x में y आएगा। पॉलिनोमियल विद y एज इट्स वेरिएबल। अब इस वाले पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है एट y = 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल py = 5y² - 3y + 7 एट y = 1। इसकी जो वैल्यू होगी, आपको सिर्फ इतना करना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये एट y = 1, तो इसमें सिंपली आपको y की जो वैल्यू दे रखी है ना, दे ही रखी है, तो बस इसको पुट कर दो y की जगह, तो फिर py = 5y² और ये 3y- का और प्लस का 7 इधर आ जाएगा। y की वैल्यू 1, ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, फिर 5, y की वैल्यू प्लस नहीं माइनस आएगा, 1 + 7। तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो फाइंड हो गई। 5 × 1 तो 5 ही होता है, -3 हो जाएगा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही होता है, 2 + 7 और ये हो गया 9। सिंपली ये वाला टॉपिक बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये सिंपली इतना है कि आपको मान लीजिए एक px दे रखा है, सॉरी 5x + 2। इस पॉलिनोमियल का आपको जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो का मतलब ये जो वेरिएबल दिख रहा है ना आपको x, इस पॉलिनोमियल का,
इसकी ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ना ये इक्वल टू हो जाए 0 के। वो कैसे देखते हैं। हमें 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करना है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x प्लस 2। तो फिर हमें सिंपली इसको 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, जो कि हो जाएगा इसका 0, पॉलिनोमियल का 0। 5x इक्वल टू -2। तो ये जो वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है, ये हो जाएगा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसमें इतना है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा, इससे पहले आपको एक बात समझा देता हूं। मान लो हमें 10 को डिवाइड करना है 2 से, हम कैसे करते हैं। 5 जा 10, माइनस करेंगे 0। ये होता है क्वोशिएंट और ये होता है डिविडेंट, ये होता है डिवाइजर और ये होता है रिमाइंडर। यहां हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम, यानी ये रिमाइंडर, ये जो 0 आया है इससे कुछ रिलेटेड होगा। यहां हमने ये जो 10 है डिविडेंट है, इसको माना है px, ये एक पॉलिनोमियल है। फिर 2 डिवाइजर, इसको हमने माना है इसका फैक्टर, मतलब कि जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर ही मान लो। ये हो गया x माइनस ए, इसको मान लिया हमने 2। फिर आता है हमारा पी ए, जो कि हो जाएगा रिमाइंडर, जो कि खुद रिमाइंडर होता है। अब वो कैसे देखते हैं। इधर पॉलिनोमियल दे रखा है 10 और इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस ए से, और हमारा रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, जो कि ये है। और अगर हमें पॉलिनोमियल ऐसे दे रखा है, जैसे कि मान लो टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसको हमें डिवाइड करना है t माइनस 1 से। तो हम इसको कैसे करेंगे, दो दो टर्म और ऐसे डिवाइड करते हैं। पहले इसको डिवाइड करना सीख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे t के स्क्वायर से, ताकि हमारा t इसमें कन्वर्ट हो जाए और फिर नीचे ही आ जाए। इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर। इनकी जो वैल्यू है वो चेंज करेंगे। ये प्लस में था तो ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में कट गया, कट गया। नीचे 2x माइनस 4 आ गया, सॉरी ये x नहीं t होगा, हाँ t, प्लस करेंगे 2। अब क्या आ जाएगा, 2t माइनस 2। यहां से इनकी साइन चेंज करेंगे इनके, ये कट गया, ये आ गया माइनस का 2। तो ये जो है ये आ गया रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लेकिन हमें फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से होगा, ये px हो गया, px इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, और x माइनस से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम x माइनस से मानते हैं, वो हो गया t माइनस 1। लेकिन इधर जो वेरिएबल है वो है t, इस वजह से हम इधर x नहीं लेंगे, इस वजह से हम लेंगे t। हमें वेरिएबल को ध्यान में लेके चलना होगा, उसी को हम लेके ब्रैकेट में लगाएंगे।
अब आ गई टी जो है ए रिमाइंडर है, वो आ जाएगा ये रहा -2। इसको रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करते हैं, तो अब ये होगा पी ए, ये तो हमारा आ गया रिमाइंडर, और इसका एक होता है कि हमारे पास जो ये टी माइनस ए गिवन है ना, टी माइनस ए, इसको हम 0 के इक्वल लेंगे, फिर टी की वैल्यू आ जाएगी ए इसमें, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें टी की वैल्यू है जो है वो पुट कर देंगे हम, यानी कि टी की जगह ए, और जो भी आंसर आ जाएगा फिर इसको पुट करके वही हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। तो ऐसे करते हैं इसको। लेकिन इधर गिवन है टी माइनस ए इक्वल टू टी माइनस 1, यानी कि ए की जगह 1, ये इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1, टी की जगह सब जगह 1 पुट कर दो, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 4। ऐसे करके देख लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन से हमारा ये आंसर आया रिमाइंडर, और ऐसे आएगा 1 -1 +2 -4, ये कट गया, ये भी -2 आ गया। तो ये शॉर्ट मेथड, इसी को बोलेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम। तो ऐसे करते हैं इसको, यानी कि p जो x है उसको हमें डिवाइड करना है t माइनस ए से, t नहीं x माइनस ए से, और हमारा रिमाइंडर जो है वो पी ए आता है, और इसको हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि x इक्वल टू ए हो जाएगा यहाँ से, अगर इसको इक्वल टू 0 में लेट करेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू है वो पी एक्स में पुट कर दो, और रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा। x की वैल्यू है तो फिर x की जगह a पुट कर दो, पी ए, और वो जो फाइनल आंसर आ गया वही हो गया रिमाइंडर थ्योरम की वजह से -2 आंसर। अब आते हैं फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम ये भी रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड ही है। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि हमें पहले से ही गिवन होता है पी एक्स है, ये पॉलिनोमियल है, पी एक्स पॉलिनोमियल है जहां पर एक्स वेरिएबल है, और इसका हमें फैक्टर गिवन है एक्स माइनस ए। ये हो गया हमारा फैक्टर, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। तो हमारा ऑटोमेटिकली जो रिमाइंडर है ना वो हो जाएगा पी ए जो है वो हो जाएगा इक्वल टू 0, ऐसा होता है। अब आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 14 का जो फैक्टर है वो क्या हो सकता है 2। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए ना, जैसे कि फैक्टर क्या होता है, मतलब जैसे कि 2 है इसका फैक्टर, यानी कि 2 का कुछ मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो ये आ जाए 7 से, तब ये आएगा। यानी कि 14 का जो फैक्टर है वो 2 भी है, 7 भी है और 1 भी है, तो ये हो गए फैक्टर। और अगर ये फैक्टर है यानी कि रिमाइंडर 0 ही आएगा। कैसे, अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे 14 को तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर होता है ये, यानी कि पी ए हो जाएगा, पी ए इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि फैक्टर जो है एक्स माइनस ए वो इसका पॉलिनोमियल का ये है फैक्टर। पहले हमें ये नहीं पता था कि ये फैक्टर है, और अगर मान लो हमें ये पता नहीं हो, ये सिर्फ हमें ये लिखा हुआ हो कि हाँ ये एक डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है 0, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा फिर ये क्या हो जाएगा फैक्टर, फैक्टर थ्योरम की मदद से। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी और -2 मतलब।
तो यहाँ पर अगर हमें इसका फैक्टर फाइंड आउट करना है, हमें फैक्टर नहीं दे रखा, हमें सिर्फ इतना दे रखा है कि इसका जो रिमाइंडर है वो आएगा 0, यानी कि p इक्वल टू 0 आएगा, और हमें फाइंड आउट करना है इसका फैक्टर। तो उसके लिए हमें पहले तो इसकी वैल्यूज पुट करनी है t की। क्या वैल्यू पुट करें? पहले 1 पुट करके देखते हैं। चलो, क्या इससे 0 बन रहा है? 1 -1 2 -2, ये कट गया, ये कट गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0। यानी कि t इक्वल टू 1 पुट करने पे जो रिमाइंडर है वो आ गया 0, रिमाइंडर है वो आ गया 0 t इक्वल टू 1 पुट करने में। यानी कि t -1 जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, t -1 हो जाएगा, इसको इधर लाके t -1 वो हो जाएगा इसका फैक्टर। और इसी से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि अगला मेथड है हमारा। अगला जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? हमें इसका फैक्टर पता है, मतलब हमें फैक्टराइजेशन अगर 4 टर्म्स आ गई तो हमें ऐसे टाइप से फैक्टर करना है कि हमें वैल्यूज पुट करनी है, किस वैल्यू को पुट करने पर जो है 0 बन जाएगा ये, और फिर हमारा फैक्टर जो निकल जाएगा ये, और ये फैक्टर हमें कॉमन कॉमन लेना है। क्या फैक्टर आया हमारा? t -1 है ना, तो t -1 हमें फैक्टर लेना है। वो कैसे? कुछ ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है जैसे कि यही है। इसको कैसे कर सकते हैं? t² कॉमन लिया, t -1 आ गया, t -1 आ गया, प्लस 2 t -1, सिंपली t -1 इसका फैक्टर था, इस वजह से यही कॉमन आ रहा है। फिर हमारा t² प्लस 2 आ गया, t -1 आ गया, यही हो गया फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टराइजेशन ये होता है इसका। और फैक्टराइजेशन अगर हम देखें जैसे कि 12x² -7x प्लस 1, इधर क्या कर सकते हैं? हमें इधर मिडल स्प्लिट वाले से करना है। अगर हमें नहीं दे रखा कि हाँ फैक्टर थ्योरम से ही करना है, ऐसा नहीं दे रखा, तो हमें मिडल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से करना है। वो कैसे? हमें थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाना है जिससे हम ऐसे 2 टर्म्स में डिवाइड करें जिनसे जो कॉमन आ रहा है ना वो सेम आ जाए, जिससे कि हमारा फैक्टराइजेशन हो जाए। अब वो क्या हो सकता है? ये दोनों टर्म प्लस की है, यानी कि ये कुछ ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा जो कि माइनस और माइनस में ही है, क्योंकि ये खुद भी माइनस में, इधर 2 टर्म प्लस में। देखो एक ना एक टर्म तो माइनस में होगी या प्लस में होगी, ऐसा नहीं है कि सारी प्लस में हो गई, ऐसे भी हो सकता है, और सारी माइनस में हो गई, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर क्या है, ऐसे ही देते हैं। मान लो ऐसे हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। इधर हम मल्टीप्लाई इसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिससे कि दोनों में कॉमन आ जाए, ऐसे जैसे कि ये दोनों कॉमन आए थे ना वैसे। तो इधर हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3x प्लस 4, इन दोनों को करने पर 7x आ रहा है, -1। इधर से हम कॉमन लेते हैं माइनस का 3x, तो फिर आ गया इधर 4x -1, इधर प्लस का 1 ही कॉमन ले लेते हैं, तो फिर आ जाएगा 4x -1, सेम कॉमन आ गया। अब कर सकते हैं 1 -3x 4x -1, ऐसे हो जाएगा ये, ऐसे फैक्टराइजेशन हो जाता है। और लास्ट में हमारी आइडेंटिटीज आती है, वो तो सिंपली हो ही जाती है, मतलब वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज में आएंगी। बहुत सारी, काफी सारी आइडेंटिटी है जिनमें से आपको 3 तो पता ही होंगी।
3 तो पता ही होंगी, बाकी का नहीं पता, कि आपको पता भी हो सकती है, नहीं भी पता हो सकती है। 3 तो पता ही होती है, वो होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर। हम अभी आइडेंटिटीज वाले टॉपिक पर जा रहे हैं, ये हमारा शुरू हो चुका है। यही होता है इसका फैक्टराइजेशन। और x अगर माइनस वाई का होल क्यूब आ जाए तो फिर ये हो जाता है। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और होता है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फॉर्मूले होते हैं ये 4 तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होते हैं, क्योंकि हम 8th क्लास में पढ़ते हुए आते हैं। और 9th क्लास में जो हमारे एक्स्ट्रा में आते हैं ना, वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि ये जो इधर स्क्वायर दिख रहा है ना, यही क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको हमें करना है, जैसे हमने इधर स्क्वायर स्क्वायर लगाया था, बस हमें क्यूब क्यूब लौटा देना है। और बाकी आगे का तो चेंज होना ही है, वो होगा प्लस का 3x एक्स प्लस वाई, ये होगा। और ये होगा, बस ये जो प्लस प्लस के दिख रहे हैं ना, इनकी जगह बस माइनस लगा दो, ये हो गया। और क्या आइडेंटिटीज आती हैं? और आती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये इतनी बड़ी आइडेंटिटी होती है, जो कि होती है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होती है एक। और हो जाती है जैसे ये वाली छोटी मोटी आइडेंटिटी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इनका होल स्क्वायर है बस। इसमें क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2xy, फिर हो जाएगा 2yz, फिर हो जाएगा 2zx। मतलब कि 2 सब में आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तीनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए हैं और तीनों का स्क्वायर हो गया बस। और भी एक दो और आइडेंटिटीज होंगी, बहुत आसान आसान आइडेंटिटीज है, इनको याद करना काफी आसान है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है, और इसमें कुछ भी नहीं था, ये तो वैसे भी शुरुआत का दूसरा चैप्टर ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके किसी दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू।